अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम अन्नदाता में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खरीफ मौसम में उगने वाले खरपतवारों का समेकित प्रबंधन, गर्मा धान की कटाई गहाई एवं भंडारण पर जानकारी। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम में हमने आपको विभिन्न प्रकार की फसलों में उगने वाले खरपतवारों की जानकारी दी थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इन खरपतवारों के समेकित प्रबंधन के बारे में आपको अवगत कराएंगे। कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से आप जानकारी लें और लाभ उठाएं। किसान भाइयों, जैसा कि हमने कल के अंश में आपको खरपतवारों एवं फसलों पर उनके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया था, अतः आज हम चर्चा करेंगे खरपतवारों के एकीकृत प्रबंधन के बारे में, जिसमें कुछ ऐसा प्रबंधन करना होगा जिससे आर्थिक क्षति न हो एवं फसलों को भी नुकसान न पहुँचे। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन इस प्रकार है। सर्वप्रथम गर्मी में गहरी जुताई एवं मानसून से पहले प्राप्त वर्षा का लाभ उठाकर जुताई करना। इससे खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा से जमे हुए खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, जैसे धान के स्थान पर सोयाबीन की खेती करने पर धान की फसल में पाए जाने वाले जंगली धान की कमी हो जाती है। खरपतवार रहित प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लाएं। बुआई हमेशा लाइनों में करें तथा पौधों से पौधों की दूरी उस फसल के अनुसार बनाए रखें, जिससे अन्य कर्षण क्रियाओं को करने के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता होगी। 3 से 4 सप्ताह में फसलों में उगे खरपतवारों की निंदाई गुड़ाई करें। जैसे धान की दोजियों के प्रस्फुटन के पूर्व खेत को खरपतवार रहित रखा जाए तो सबसे अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार मूंगफली के प्रस्फुटन के 4 सप्ताह पश्चात तक खरपतवारों से रहित खेत रखा जाए तो फसल को कोई क्षति नहीं होगी। खेतों तथा इसके चारों ओर बनी नालियों में नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा इनका फैलाव फसलों में हो जाएगा। गोबर अथवा कंपोस्ट की खाद पूर्णतः सड़ी हुई हो तभी प्रयोग करें। खरपतवार आच्छादित क्षेत्रों में चरने वाले पशुओं की चराई खेतों में ना कराएं। फसलों के बीच में सूखी घास, फसल अवशेष का प्रयोग मल्चिंग के रूप में करें। यह विधि खरपतवारों के नियंत्रण के साथ साथ नमी संरक्षण में भी सहायक होती है। हरी खाद का प्रयोग करें। नर्सरी उगाने वाले खेतों में सौर उपचार विधि को अपनाएं। यदि कृषि उपकरणों को खरपतवार प्रभावित क्षेत्रों में लाया जाता है तो प्रयोग पूर्ण उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवारों को यांत्रिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाए। क्योंकि खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त नहीं रखा जा सकता है, अतः हमें फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं में खरपतवारों से मुक्त रखना होगा। जिसमें यदि सोयाबीन की बात करें तो इसमें प्रथम निंदाई 15 से 20 दिन की अवस्था पर एवं दूसरी निंदाई 30 से 45 दिन की अवस्था पर
व्हील हो, राइलैंड बीडर, खुरपी, कुल्फा, डोरा आदि चलाकर खरपतवारों को नियंत्रित करें। इसी तरह अरहर की फसल में बोने के पश्चात 25 से 30 दिन में तथा 45 से 50 दिन के बाद कुल्पा या डोरा चलाएं। मूंग व उड़द की फसल में 20 से 25 दिन के भीतर व दूसरी 40 से 45 दिन में डोरा, कुल्पा या खुरपी द्वारा निंदाई करें। मूंगफली की फसल में बोने के 15 से 20 तथा 35 से 40 दिन बाद 3 बार डोरा व कुल्पा चलाएं। धान की खड़ी फसल में 2 बार 20 से 25 दिनों और 40 से 45 दिनों की अवस्था पर निंदाई करें। जहां बियासी विधि द्वारा धान की खेती की जाती है, वहां 7 दिनों के अंदर पहली व दूसरी निंदाई 25 से 30 दिन की अवस्था पर करें। इसी प्रकार मक्का, ज्वार, बाजरा में पहली निंदाई 20 से 25 दिन एवं दूसरी निंदाई 40 से 45 दिन की अवस्था में डोरा, कुल्पा, मेचवीडर द्वारा करें। इसी तरह कपास की क्रांतिक अवस्थाओं में डोरा एवं कुल्पा चलाकर निंदा नियंत्रण करें। अब बात करते हैं रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण की, जिसमें सर्वप्रथम बात आती है धान की। तो जहां धान की सीधी बुआई की जाती है, वहां पर बुआई के तुरंत बाद ब्यूटाक्लोर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता होती है तो 2,4-D नामक नींदानाशी 200 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव लगभग 25 से 30 दिनों तक की फसल पर करें। यदि कोई और फसल धान के साथ हो तब इसका छिड़काव ना करें। इसी तरह मक्का, ज्वार एवं बाजरा में प्रमुख नींदानाशक सीमाजिन या एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम अथवा एलाक्लोर 1 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब यदि दलहनी फसलों की बात करें तो मूंग एवं उड़द हेतु नींदानाशक दवा जैसे बसालीन या पेंडामिथिलीन की 2 लीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर बोने पूर्व छिड़काव करें। इसी तरह अरहर की फसल में एलाक्लोर 1.5 किलोग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोने के तत्काल अंकुरण के पूर्व छिड़काव करें। अब बात करते हैं तिलहनी फसलों की, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सोयाबीन एवं मूंगफली की। बोने से पूर्व फ्लूक्लोरोलिन 45 EC की 1 से 1.5 किलोग्राम क्रियाशील अवयव प्रति हेक्टेयर बोने से पूर्व नम मिट्टी में छिड़क कर बखर से अच्छी प्रकार मिला दें। सोयाबीन की बोनी के 20 दिन बाद खड़ी फसल के अंतर्गत इमेजा थापिर नामक दवा का 75 ग्राम क्रियाशील अवयव प्रति हेक्टेयर छिड़कने से खरपतवार का नियंत्रण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कपास की। तो कपास में नींदा नियंत्रण करने हेतु मध्यम भारी भूमि में डाईयूरान 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बोने के बाद व अंकुरण होने से पहले घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन रासायनिक नींदानाशकों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। किसान भाइयों, खरपतवारों को जैविक विधि द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है, जो प्रकृति में मौजूद रहते हैं, जैसे गाजर घास के नियंत्रण हेतु मैक्सिकाना बीटल। तो किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधियों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो निश्चित ही अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। गर्मा धान इन दिनों परिपक्व अवस्था पर है और बहुत से कृषक इसकी कटाई के कार्य में जुटे हुए होंगे, लेकिन इसकी कटाई करने के पूर्व और उसके बाद कुछ प्रबंधन कार्यों को अमल में लाना बेहद जरूरी होता है, जिससे आपको इस फसल से अच्छी आय प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ इन प्रबंधन की जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल।
किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो धान की जातियां लगाई जा रही हैं वो विभिन्न जातियां विभिन्न समय में पकती हैं और सामान्यतः जो होता है 110 से लेकर 140-45 दिन में सारी जातियां पक जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपने जो किस्म लगा रखी है वो कितने दिन की किस्म है, उस हिसाब से आप खेत में निरीक्षण करें। किसान भाइयों, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी धान की फसल हमारी पकने की अवस्था में आती है उस हिसाब से खेत में पानी हमें निकालना बहुत आवश्यक होता है। सामान्यतः हमारी जो फसल कटाई से 15 दिन पहले हमें खेत में से जो मेड़ है उसके द्वारा खोलकर उसमें से पूरा पानी निकाल देना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि पौधे में जल्दी पकने की और अग्रसर हो जाते हैं, पौधा जल्दी पकता है, धान की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है और इसमें आगे चल के जो हमें इसमें कटाई करना है उसमें भी हमें अच्छा रहता है, कटाई सावधानी पूर्वक और अच्छे प्रकार से हो जाती है। इस समय चूंकि अभी फसल पकने का समय है तो आप देखें खेत में जब निरीक्षण करते हैं तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें अगर 80% तक पत्तियां भूरी हो चुकी हैं या सूख गई हैं तो इस प्रकार से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जो फसल है वो लगभग पककर तैयार हो गई है। इसके बाद भी किसान भाइयों आपको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसकी क्वालिटी जो होती है धान की वो खराब हो जाती है। तो आप जाएं इस प्रकार की जो फसल उसमें जाकर आप बाल निकाल लें और बाल के जो नीचे वाले दाने हैं उसको हल्का सा मल के देख लें। उसको आप जब करेंगे तो उसमें से सफेद रंग के चमकीले और उसमें कम नमी के अगर दाने मिल रहे हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि ये सही अवस्था है जब हम इसकी कटाई करें। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो 24 से 25% तक जब नमी की अवस्था हमारी फसल में होती है जब हमको फसल काट लेना चाहिए। तो काटने के लिए किसान भाइयों आप ध्यान रखें कि सही प्रकार के जो उन्नत हंसिए का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा क्षेत्र में अगर आपने फसल लगा रखी है तो सेल्फ प्रोपेल्ड पावर टिलर भी, पावर रीपर भी आते हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या आपने ज्यादा एरिया में अगर फसल लगाई है तो हार्वेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसमें जो नमी की मात्रा है वो और कम होना चाहिए, लगभग 12 से 15% नमी हो जब भी आप हार्वेस्टर से कटवाएं, अन्यथा आप हाथ से कटवा लें तो उसमें ज्यादा फायदा रहता है, या फिर आप रीपर से भी आप इसमें कटवा सकते हैं। अब इसके बाद जब इसकी कटाई करते हैं तो कटाई करने के तुरंत बाद इसमें आप गहाई ना करें। इसमें चूंकि 22 से 25% नमी होती है तो इसको खेत में आप पड़ा रहने दें। खेत में पड़े रहने से जो आज के समय में धूप निकल रही है इस अवस्था में उसकी नमी बहुत तेजी से उड़ती है। इसके बाद जब नमी इसमें कम रह जाए उसके बाद इसको गहाई के लिए लेकर आए। गहाई के लिए खेत में जो आपने अपने खलियान बना रखा है वहां पर अगर पक्का खलियान है तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप प्लास्टिक का इसमें चादर बिछा लें, प्लास्टिक का मैट बिछा लें, उसके बाद ही गहाई के लिए आप धान को लेकर आए। धान की गहाई कई प्रकार से होती है, इसमें सही मशीन का चयन करना बहुत आवश्यक है। एक तो आप इसमें जो सामान्यतः थ्रेशर होते हैं उसके द्वारा कर सकते हैं, एक साधारण सी संरचना होती है, ड्रम वाला थ्रेशर होता है जिस पर आप वो विद्युत चलित होता है या मोटर चलित होता है, इस पर धान की जो बालियां होती हैं अपना जो फसल है उसको रख कर उसके दाने को झड़ाया जाता है। तीसरा तरीका होता है इसको कूट कर इसको झड़ाया जाता है। तो तीनों तरीके में से जो भी आप तरीका उपयोग कर रहे हैं इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करें। किसान भाइयों, दूसरी बात, अगर आप बड़े क्षेत्र में धान की फसल लेते हैं, बड़े रकबे में ले रहे हैं तो इसमें चूंकि हम हार्वेस्टर्स का प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि जब हम इसकी कटाई कर रहे हैं और इसमें मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको सावधानी से प्रयोग करें। इसके बाद जब इसकी गहाई करेंगे या थ्रेशिंग करेंगे उस समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो हम थ्रेशर का प्रयोग कर रहे हैं उसके ड्रम में कई दूसरी फसल के बीज तो नहीं है, या फिर वो थ्रेशर किसी दूसरे किसान के द्वारा दूसरी किस्म की गहाई तो धान की नहीं करके आया, अन्यथा मिलावट की संभावना रहेगी। उसके ड्रम को आप निकाल लें, उसकी जो जालियां होती हैं अच्छे से खोल कर साफ कर लें। इसके बाद जो गहाई हम जो फर्श है, पहले तो आप फर्श पक्का फर्श हो उसका गोबर से लिपा हुआ, उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद अच्छे से पॉलीथीन प्लास्टिक बिछा लें, उसके बाद ही इसको गहाई करें। गहाई करने के तुरंत बाद इसको भंडारण में नहीं रखना है, बोरों में नहीं भरना है, क्योंकि इस समय इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। अगर इसमें नमी की मात्रा थोड़ी भी ज्यादा हुई, 17-18% तक नमी रही, फफूंद जनित रोग या काले रंग का जो मोल्ड होता है वो इसमें देखने को मिलता है, जिससे हमारी बीज की क्वालिटी जो होती है खराब हो जाती है।
होती है। तो आप इस बात की बिल्कुल सावधानी रखें कि गहाई के बाद भी 2 से 3 इंच मोटी परत पूरे खलिहान में आप बिछा दें, और ध्यान रखें कि आप है ना बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसे ना रहने दें, बीच बीच में 2 या 3 घंटे बाद उसे पलट दें, अन्यथा नीचे जो नमी है वो बनी रहेगी, सिर्फ ऊपर की परत जो सूखेगी। इसमें बीच बीच में पलटते रहें, मिलाते रहें, और जब भली प्रकार से सूख जाए आप काट के, यानी आप उसके जो दाने लें और काट के देखें और उसमें दांत से काटने के बाद कट जैसी आवाज आ रही है, तो उसके बाद ही इसको आप भंडारण में रखें। भंडारण से पूर्व जहां पर आप भंडारण कर रहे हैं उस कक्ष की भी सावधानी पूर्वक कीट नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ईडीबी एम्प्यूल बाजार में मिलता है, इस प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर एम्प्यूल रख दें, आप पहले से रख दें, और इसके बाद कोई सुरक्षित कीटनाशक का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बोरे का प्रयोग कर रहे हैं तो बोरों को गर्म पानी में उबाल लें, इसका आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो हमने जो 50-60 किलो का जो बोरा हमने जो भरा है उसमें एक ईडीबी एम्प्यूल रख दें, जिससे किसी प्रकार के भंडारण कीट की लगने की संभावना उसमें नहीं रहे। और अगर एक बात और ध्यान दें कि अगर बीज की फसल रख रहे हैं तो 4 या 5 बोरे से ऊपर ज्यादा आप बोरों का स्तर ना बनाएं। अगर ज्यादा ऊंचाई तक एक के ऊपर एक बोरे रखते जाते हैं तो नीचे के जो बीज होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। तो इन सब चीजों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे, अच्छा बीज तैयार कर सकेंगे, अच्छा बाजार में मार्केट रेट भी ले पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही वापस लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मेंथा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य, यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है, सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी, इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। औषधीय एवं सुगंधित फसलों के अंतर्गत जिन किसानों ने अप्रैल माह में मेंथा की रोपाई की होगी, वो फसल इस वक्त बढ़वार की अवस्थाओं पर होगी। और हम जानते हैं कि इसका उपयोगी भाग पत्ते ही होते हैं, इसीलिए पत्तों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फसल में समसामयिक कार्यों की आवश्यकता होती है। इन्हीं बिंदुओं पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। मेंथा एक जायद की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जिसको नकदी के रूप में भी हमारे किसान भाई उगाते हैं। वर्तमान समय में मेंथा की रोपाई समाप्त हो चुकी है। इसमें जो भी शस्य क्रियाएं हैं, इसके लिए उर्वरक प्रबंधन की अगर हम बात करें तो रोपाई के समय हमारे किसान भाई बेसल के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे चुके होंगे। लेकिन जब हम टॉप ड्रेसिंग की बात करते हैं तो पहली टॉप ड्रेसिंग 30 से 35 दिन पे सिंचाई करने के बाद यूरिया के रूप में देना चाहिए, जो 65 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तथा दूसरी टॉप ड्रेसिंग पुनः 65 किलोग्राम यूरिया की रोपाई के 60 से 65 दिन बाद दे सकते हैं। हमारे किसान भाई अक्सर यूरिया की मात्रा अधिक देते हैं, लेकिन यूरिया अधिक देने से पत्तों का विकास तो अवश्य होता है, लेकिन ये पाया गया है कि जब नाइट्रोजन की मात्रा हमारी फसल में अधिक हो जाती है
परंतु तेल की मात्रा उचित नहीं निकलती है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक प्रयोग से जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के और पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ जाती है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है, खरपतवार नियंत्रण में कुल लागत का लगभग 40% खर्च केवल खरपतवार नियंत्रण में ही लग जाता है। अच्छा तो ये होगा कि हमारे किसान भाई यांत्रिक विधि से ही खरपतवारों का नियंत्रण करें। जैसे एक यंत्र आता है कोनोवीडर, लाइनों में बोई गई फसल में पानी चलाने के बाद आप खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कोनोवीडर चला करके और खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका खरपतवार बिना रासायनिक विधि के समाप्त हो गया, और दूसरा ये कि जो भी हमारे खरपतवार हैं वो मिट्टी में मिल करके सड़ करके भूमि में ह्यूमस की मात्रा, जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी भूमि उर्वर हो जाती है और जिससे हमारा उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त होता है और उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद जो मेंथा की खेती में सबसे प्रमुख बिंदु है वो है सिंचाई। अक्सर चूँकि जायद की फसल है तो कम से कम 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाइयों की संख्या भूमि की किस्म, तापमान तथा हवाओं पर निर्भर करता है। उसी हिसाब से हम सिंचाई की संख्या देते हैं। अमूमन 10 से 12 सिंचाइयों के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना चाहिए। इस सिंचाई की संख्या को कम करने के लिए मल्चिंग, अगर अवरोध परत खेत में बिछा दिया जाए, जैसे 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो भी हमारे पास खेत का अवशेष पदार्थ है, सूखी हुई घास है, गन्ने की पत्तियां हैं, जो भी बिछावन के रूप में अगर हम मल्च के रूप में बिछा दें तो जो हमारा नमी, खेत का नमी उड़ता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उसकी कमी हो जाएगी तथा खरपतवारों का नियंत्रण भी अपने आप हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप मल्चिंग का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो कटाई का है। कटाई में अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान भाई या तो फसल पूरी तरह पकी हो या तो अधपकी हो तब काटते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा और देसी नुस्खा ये है कि जब भी हमारे मेंथा के नीचे की पत्तियां पीली होने लगे तो आप कटाई अवश्य कर लें, क्योंकि ये कटाई का उचित समय होता है। इस समय अगर आप कटाई करेंगे तो आपकी फसल से तेल की मात्रा अधिक निकलेगी। और मेंथा की खेती के साथ अगर आप फसल के रूप में सूरजमुखी, मक्का, भिंडी, लोबिया तथा मूली की फसल अगर ले लें तो अतिरिक्त लाभ जो हमसे को मेंथा से मिल रहा है उसके अलावा अतिरिक्त लाभ उसी सिंचाई में, उसी खरपतवार नियंत्रण में और उसी लागत में हमको अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा और उस लाभ से हम दूसरा कृषि का कार्य आसानी पूर्वक कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी हुई है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक मानसूनी वर्षा प्रारंभ होने की संभावना है। इस बीच किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में छुटपुट वर्षा भी होने की संभावना है। अतः किसान भाई खरीफ फसल लगाने से संबंधित सभी तैयारियां जैसे खेत की तैयारी, फसलों का चयन एवं आवश्यकता अनुसार उत्तम बीज, उर्वरक एवं खाद इत्यादि का प्रबंधन कर लें, ताकि मानसूनी वर्षा का लाभ उठाते हुए सही समय पर विभिन्न फसलों की बुआई का कार्य संपन्न हो सके।
किसान भाइयों को सलाह है कि जो फसल तैयार हो गई हो उसकी अविलंब कटाई करें, अन्यथा मानसूनी वर्षा शुरू हो जाने के बाद इसकी कटाई तथा भंडारण में मुश्किल हो जाएगी। मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई अपने खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा पाटा नहीं चलाएं। साथ ही साथ खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो सके। विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोतकर तैयार कर लें ताकि मानसूनी वर्षा शुरू होते ही विभिन्न फसलों की बुआई जल्द से जल्द सही समय पर की जा सके। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए N53, एग्री डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर आदि अनुशंसित किस्में हैं, अतः किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें तथा बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। धान के बिचड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 1.5 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उन्हें उपचारित करें। पालतू जानवरों को गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवरों के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें तथा बार बार पानी से भिगोते रहें, जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर प्रवेश करेगी और जानवरों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को दें। जो किसान भाई इस वर्ष नए फलोद्यान लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना से बसंत झा ने। यह गायों की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बसंत जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए हमारे कार्यक्रम का यह अंश। आइए सर्वप्रथम जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय के बारे में। यह एक विदेशी नस्ल जो कि ठंडे जलवायु में रहना पसंद करती है। इसका रंग काला और सफेद होता है। इसके पीछे का पैर लंबा तथा अगला पैर कुछ छोटा होता है। पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसके गले में गलकंबल नहीं होता। ऐन बड़ा और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। यह गाय 15 से 16 माह में ही गर्भित हो जाती है तथा 23 से 26 माह में प्रथम बार ब्याती है। इसके दुग्ध देने की अवधि 300 से 310 दिन तक होती है और एक ब्यात काल में 8000 से 10000 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। दूसरी विदेशी नस्ल है जर्सी, जिसका मुंह होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। आंखें उभरी हुई होती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में इसकी लंबाई कम होती है। इसका रंग हल्का लाल, काला या सफेद भी हो सकता है। 18 से 24 माह में प्रथम बार गर्भ धारण कर लेती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात 5000 से लेकर 7500 लीटर है। इसके दूध देने की अवधि 305 दिन की होती है। किसान भाइयों, इन विदेशी नस्लों के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप अपनी देशी एवं कम उत्पादक पशुओं को गर्भाधान करवा के आने वाली संतति का नस्ल सुधार कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खरीफ मूंग उड़द की उन्नत प्रजातियां एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।